जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट मई 2021। मीन लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लगन होगा वो मीन लगन होगा, तभी भविष्य कथन आपके लिए होगा। क्योंकि ये भविष्य कथन लगन से किया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत चेक करना है कि लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर क्या 12 नंबर लिखा हुआ है या नहीं। बात कर रहे हैं हम मीन लगन की। देखिए, मीन लगन जो होता है ये जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। जैसे कि स्थिर लगन होते हैं, चर लगन होते हैं, तो ये जो लगन है ये द्विस्वाभाविक लगन है। और द्विस्वाभाविक लगन के होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जो है ड्वेल नेचर ये भी पाया जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी पसंद करता है। कोई भी काम हो उसमें एक स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उन सब चीज़ों में ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। अब यहाँ पे जल तत्व लगन है, दूध पानी इन सब चीज़ों से बनी वस्तुओं की अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है। साथ ही ये लगन जो है गुरु का लगन है। इस लगन के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। और जैसा कि हमने बताया कि इस लगन के जातकों का अथवा जातिकाओं का स्वभाव जो है ड्वेल नेचर जो होता है, तो जिसके कारण क्योंकि गुरु का तो लगन है लेकिन मीन राशि के अंदर शुक्र भी उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जो है आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता, मेटलिस्टिक जो है, आर्टिस्टिक टैलेंट जो है ये भी भरपूर पाया जाता है। खुश मिजाज जिसे कहते हैं, मतलब एक तरीके से भौतिक वासनाओं के प्रति आकर्षण जो होता है, वो सब चीजें भी इन व्यक्तियों के अंदर आध्यात्मिकता के साथ, धार्मिकता के साथ पाई जाती हैं। साथ ही अगर हम बात करें धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, न्याय वाले होते हैं, ये सब चीजें इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, अगर हम बात करें जैसे कि आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो ये मीन लगन या राशि की अगर हम बात करते हैं तो 12वें घर से संबंध इनका होता है, जिसके कारण इन व्यक्तियों के अंतर्गत एक और खूबी पाई जाती है कि इनका पारलौकिक जगत से भी संबंध आ जाता है। अर्थात एक ऐसी शक्तियां जो दिखती नहीं है, स्वप्न के माध्यम से कह लीजिए, जो है कहीं ना कहीं इन्हें जो है कुछ घटनाएं जो भविष्य में होने वाली है उनका पूर्व ही आभास हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पारलौकिक जगत से ऐसे व्यक्तियों का संबंध आ जाता है। या ये भी कहिए कि अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में, मतलब मेडिटेशन वगैरह करता है, ध्यान लगाता है, धर्म आध्यात्म में आगे बढ़ता है, तो उसे वो सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो मतलब एक आम आदमी के लिए जो है कठिन लगती हैं। आम आदमी को जो है एक अविश्वसनीय रहती है आम आदमी के लिए, कि जिसको उस पर यकीन भी नहीं हो पाता, ये वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पारलौकिक जगत, एक अदृश्य शक्तियों से इनका संबंध आ सकता है, आ जाता है। बात कर रहे हैं ग्रह स्थितियों की, तो देखिए शनिदेव की बात अगर हम करें तो शनिदेव लाभ भाव के अंतर्गत मकर राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु ग्रह जो है 12वें घर के अंतर्गत जो है कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मंगल की बात करते हैं तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत। राहु केतु की बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत जो है तृतीय भाव के अंतर्गत, केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है नवम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, वो भी वृषभ राशि अप्रोक्सीमेट लगभग पूरे महीने ये भी मई माह में वृषभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में रहने वाले हैं। और सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है 14 मई तक की अगर हम बात करें तो मेष राशि में, और उसके बाद ये वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं तृतीय भाव के अंतर्गत। अब क्या प्रभाव पड़ने वाला आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लग्नेश की। देखिए लग्नेश जो कि 5 सितंबर तक जो है 12वें घर के अंतर्गत ही रहने वाले हैं, 14 सितंबर तक सॉरी, ये आपके 12वें घर में रहने वाले हैं। तो लग्नेश का 12वें में जाना जो कि गुरु जैसा ग्रह है, तो देखिए गुरु जैसे ग्रह का 12वें घर में एक परिणाम तो ये भी बहुत अच्छा रहता है कि व्यक्ति का जो धर्म का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सलाह देने का कार्य, टीचिंग का कार्य, ये सब चीजें उसके जीवन में एक बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब गुरु का व्यय भाव के अंतर्गत जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति का, क्योंकि ज्ञान का तो व्यय हुआ है तो व्यक्ति सलाह देने लगेगा, ज्ञान देने लग जाएगा दूसरों को, जो है ये सारी चीजें उसकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साथ ही गुरु जो है बड़ों का भी कारक होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ों के ऊपर व्यक्ति का खर्च होने लग जाता है। धार्मिक क्रियाकलापों पर उसका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हो सकता
सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यक्ति खर्च करे, धार्मिक संस्थाओं में दान वगैरह, दान पुण्य के काम अगर हम बात करें, उन सब चीजों में उसका खर्चा बढ़ता हुआ दिखता है। या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो, जिसके कारण व्यक्ति का खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी लग्नेश जैसे 12वें घर में जाता है तो एक मतलब ये भी चीज रहती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने से दूर जा रहा है, अकेलापन भी व्यक्ति महसूस करता है जीवन में। या फिर वैसे ये समय इनके लिए अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति भविष्य विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश और कर्मेश की बात करें गुरु ही बनते हैं, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में है और साथ ही व्यय भाव के स्वामी का संबंध भी लाभ भाव से बना हुआ है। तो जो व्यक्ति विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी संस्था मतलब विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनको तो एक विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र की भी बात करें वहां पर भी एक अच्छी लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर लग्नेश जब 12वें घर में जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ये सब चीजें भी, अस्पताल से भी संबंध व्यक्ति का आ जाता है। कुछ इस तरीके की स्थितियां व्यक्ति के साथ बनती है। अभी यहाँ पर देखिए लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव के अंतर्गत ही बैठा है, तो आपके लिए अगर हम बात करें धनागमन की बात करें, लाभ की बात करें तो स्थितियां काफी अच्छी है। लेकिन मई माह की बात कर रहे हैं तो वहां पर संचित धन में आपको समस्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें षष्ठेश सूर्य की बात करते हैं जो कि षष्ठम भाव के स्वामी है और ये धन भाव से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ लाभ भी है, मतलब कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। अगर हम बात करें तो एक तो बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को रोग के कारण या ऋण के कारण, ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने मान सम्मान को बनाए रखने के कारण अपने ऋण को जो है उसको चुकाना शुरू कर दे, जिसके कारण उसका जो संचित धन है वो खत्म हो सकता है। या फिर हो सकता है यहाँ पर किसी ऐसे रोग के कारण, बीमारी के कारण जो आपका हॉस्पिटल से संबंध आने के कारण जो है आपका पैसा वहां पर खर्च हो जाए, तो वहां पर संचित धन में आपकी कमी आ सकती है। तो दो बातें तो ये भी हैं। साथ ही द्वितीय भाव का संबंध कुटुंब से भी होता है, तो कुटुंब में भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये भाव वाणी का भी भाव है। यहाँ पर क्या होगा, सूर्य के आने के कारण आपकी वाणी में थोड़ा अहंकार दिख सकता है, या फिर आपकी वाणी कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि जिससे आप कुछ ऐसा बोल जाएं कि सामने वाले को वे बातें अच्छी ना लगे। हो सकता है आप एक स्टेटस वाली बातें कुछ ऐसी बोल जाएं जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति को जो है मतलब आपसे मतलब एक मतलब परिवार में भी मतभेद की स्थिति या फिर आपसे मनमुटाव की स्थिति जो है व्यक्ति की बन सकती है। तो विशेष तौर पे आपको जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, एक काम तो ये करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक फायदा ये भी है, क्योंकि ये भाव जो है रोग रिपो ऋण की अगर हम बात करें, झगड़े की बात करें, इस भाव का संबंध जब धन भाव से बन जाता है तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को दुख से भी लाभ प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं दुख वाली चीजों से या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सारे तरीके से हो जाता है। कोई वकील है, उनका भी कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव झगड़े वाली चीजों से हो जाते हैं, दुख वाली चीजों से संबंध आ जाता है। डॉक्टर की बात कर लेते हैं, हीलर वगैरह या फिर एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट ये भी हो जाते हैं। इनके पास भी बहुत सारे केसेस की अगर हम बात करें दुख से संबंधित वाले केस आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें या और भी कोई क्षेत्र जहां पर दुख से पैसा कमाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का संबंध भी धन भाव से जुड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा योग माना जाएगा कि आपको जो है वहां से धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। और हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति बन जाए, एक ये भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, इस भाव के स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है और लाभ भाव में भी शनिदेव बैठे हुए हैं, तो ये भी बताता है कि अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं और बेचकर कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उन चीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम में जुड़े हों उनके लिए भी लाभ देने वाला समय है। भूमि भवन, यहाँ देखिए मंगल की बात करें, मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बना हुआ है, तो देखिए भूमि भवन वाहन का भी विशेष लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे धनेश होने के साथ साथ भाग्य के स्वामी भी हैं। लेकिन मंगल एक उग्र ग्रह है, अगर हम बात करते हैं तो मंगल के यहाँ पर होने से आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है, कलह बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आपस में जो है धैर्य की कमी के कारण जो है घर के अंदर जो है झगड़े हो सकते हैं। एक होता है कि व्यक्ति समझदारी से धैर्य से सुनकर सामने वाले की बात को रिप्लाई करे, तो वहां पर कहीं ना कहीं झगड़े होने की संभावना कम बनती है। लेकिन जब अपनी सब चलाएंगे तो वहां पर एक झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो वो यहाँ पर संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो ये मंगल आपको यहाँ पर कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ देने वाले हैं, अगर हम बात करें। और यहाँ पर एक बात और है कि मंगल की दृष्टि की अगर हम बात करें तो चतुर्थ दृष्टि के कारण सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। और तो दाम्पत्य जीवन या फिर मतलब यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति और कलह की स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस सब चीजों की भी बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये योग बनता हुआ दिखाई देता है।
देखिए विदेश से जो व्यक्ति विदेश से जुड़े हैं उन्हें तो विशेष रूप से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, और जो व्यक्ति विदेश से नहीं जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी समस्या वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए राहु की बात करें तो राहु तृतीय भाव के अंतर्गत हैं, जहां पर शुक्र भी तृतीय भाव के स्वामी भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हुए हैं जो कि सुख भाव के और दाम्पत्य भाव के स्वामी है। अभी राहु पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो विशेष रूप से आपकी जो डिजायर्स है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को ध्यान में रखते हुए, बहुत अधिक मेहनत को ध्यान में रखते हुए, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत को निरंतर बढ़ाते हुए दिखेंगे, और उस मेहनत के बल से ही आप जो है अपनी चीज़ों को, अपनी डिजायर्स को, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए दिखेंगे। तो ये सारी स्थिति आपके साथ बन रही है अभी आपके जीवन काल में, क्योंकि शनि की दृष्टि की अगर हम बात करें वो लगन पर पड़ रही है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस रिजल्ट की आप कामना कर रहे हैं, जिस परिणाम की आप इच्छा कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं देरी होती हुई जो है, विलंब से आपको जो है चीजें प्राप्त होती दिखाई देंगी। परंतु आपको जो भी जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको डिले तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपके काम जो है सभी बनेंगे। थोड़ा समय से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, शुक्र राहु का एक आकर्षण योग भी बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल के अंतर्गत जो है एक विपरीत के प्रति जो है एक आकर्षण भी उत्पन्न आपके साथ कर सकता है, ये स्थिति बनती है। और यहाँ पर राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु जो है शुक्र को और बुध को, जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, बुध जो है तृतीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में व्यापार की अगर हम बात करें, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार के अंतर्गत भी पराक्रम करते हुए, उसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें भी आपके साथ आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, सूर्य 14 मई के बाद जो है, अभी सूर्य के मेष राशि में होने के कारण जब तक 14 मई से पहले की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपके कुटुंब के अंतर्गत भी स्वाभिमान की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अर्थात कुटुंब जो है, परिवार के अंतर्गत जो है एक अहंकार के लीजिए, स्वाभिमान के लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं कोई झुकने वाला नहीं होता, जिस समय के अंतर्गत ऐसी स्थिति बन जाती है, चाहे वो आप पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में लीजिए, जिसके कारण एक मतभेद की स्थिति बन जाती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। वहीं सूर्य जो है वृषभ राशि के कारण यहाँ पे राहु के साथ आ जाएंगे, तो इस समय के अंतर्गत जो है एक अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी समस्या आपको बन सकती है, स्वाभिमान की भी प्रवृत्ति उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो ये समस्या आपके साथ बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें, जो व्यक्ति विवाह की सोच रहे हैं, देखिए दाम्पत्य भाव पर अभी गुरु की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुभ ग्रह का संबंध नहीं बन पा रहा है, तो अभी विवाह की अगर हम बात करें या फिर संतान की बात करें, तो इन संतान उत्पत्ति की अगर हम बात करें, चाइल्ड प्लानिंग की बात करें, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके कार्य विलंबित रहेंगे। अर्थात अभी उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा जो है धैर्य बनाए रखने की जो है आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको भी धैर्य बनाए रखना है। और कुछ समय बाद जो है जब गुरु का गोचर बदलेगा, तो वहां पर आपके फिर विशेष रूप से जो है दाम्पत्य की अगर हम बात करें, जीवन में सुखद दाम्पत्य की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें, विवाह की बात करें, उन सबके योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपके राहु का संबंध जो है, क्योंकि राहु डिजायर्स होती है, तृतीय भाव की अगर हम बात करें, उस भाव के स्वामी का संबंध भी बना है, शुक्र का संबंध, तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार के अंतर्गत सोशल मीडिया की बात करें, न्यूज की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, इन सब चीजों या इंटरनेट की बात करें, इन सब चीजों का उपयोग करके आप अपने कर्म क्षेत्र को, अपने व्यापार को आगे बढ़ता हुआ दिखाई, मतलब बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी स्थितियां भी आपके साथ जो है यहाँ पर बन रही हैं। तो ये चीजें कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो उसमें विशेष रूप से उन्नति के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका लग्नेश भी 12वें घर से संबंध बना रहा है, और यहाँ पर आपको विशेष रूप से जो है स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर होते हैं, तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन अवश्य लेनी चाहिए। तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अशुभ दिनों की बात अगर हम करते हैं और शुभ दिनों की बात करते हैं, 4 तारीख से 7 तारीख का दिन, 19 से 21 का और 23 से 25 का ये दिन है, जिस समय चंद्रमा 6, 8, 12 से गोचर कर रहा है, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से गोचर कर रहा है। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें 4 तारीख से 7 तारीख का समय जो है, ये यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए चंद्रमा का 12वें घर से संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर एक तो खर्चा अधिक होता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है धार्मिक कार्य पर खर्च हो, एक बात तो ये, या फिर शिक्षा के कार्य पर भी खर्च हो सकता है, आध्यात्मिक या फिर भौतिक शिक्षा की अगर हम बात करें, दोनों पर आप उन सब चीजों पे भी आप खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, यात्रा का भी योग बनता है।
और यहाँ पर जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके लिए लाभ की स्थिति, मतलब वैसे हमने शुभ दिन का मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति विदेश से जुड़े हैं उनके लिए ये 4 तारीख से 7 तारीख का दिन लाभ की स्थिति भी लेकर आएगा। यहाँ पे 19 से 21 तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें 19 से 21 में सिंह राशि के अंतर्गत जो है चंद्रमा रहेंगे। इस समय के अंतर्गत आपको जो है थोड़ा सा संतान को लेकर कष्ट हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है, एक बात तो ये होगी यहाँ पर। साथ ही आपके किसी से झगड़े की स्थिति बन सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव इस कारण से भी, या फिर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं ये भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाव, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े की अगर हम बात करें इन सब का है, तो यहाँ पर चंद्रमा के आने के कारण ये स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही 23 तारीख से 25 तारीख के दिन की बात करें, तुला राशि के अंतर्गत चंद्रमा अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। यहाँ पर भी आपको मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई भी बड़े डिसीजन, जब भी हमने अशुभ दिनों की बात करी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे, लंबे समय से आप रुके हुए थे, तो इस समय के अंतर्गत ना ही करें। जो शुभ दिन बताए हैं उन दिनों में करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब का भी आपको विशेष रूप से जो है ध्यान आपको रखना चाहिए। और जिस समय अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करते हैं तो उस समय में कहीं ना कहीं दुखद सूचनाएं की अगर हम बात करें, दुख से संबंध व्यक्ति का जीवन में आ जाता है, या फिर जो व्यक्ति गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति का उस समय उनमें ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, या फिर गुप्त विद्या में जैसे कि पामिस्ट्री, ज्योतिष, इन सब चीजों की अगर हम बात करें, तो वहां पे कहीं ना कहीं रुचि विशेष रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती है। शुभ दिनों की बात करें तो 2 तारीख से 4 तारीख के समय की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि के अंतर्गत चंद्रमा रहेंगे, लाभ भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो यहाँ पे शनि चंद्र के कारण थोड़ा सा हमने देखा है कि वर्कलोड जिसे कहते हैं थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है, जिसके कारण मानसिक रूप से कष्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक तनाव की स्थिति नहीं बनती। लाभ की स्थिति की अगर हम बात करें तो वहां पर विशेष रूप से प्राप्त होती दिखाई देगी। 2 तारीख से 4 तारीख के समय में जो है आपको अपने मित्रों का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं 9 तारीख से 12 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये चंद्रमा जो है आपके, अगर हम बात करें धन भाव के अंतर्गत, तो यहाँ पर विशेष रूप से होता क्या है, जब धन भाव लाभ भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति आम दिनों से थोड़ी बेहतर, व्यक्ति को जो है मुनाफे की स्थिति जो है ज्यादा प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। वहीं 16 तारीख से 19 तारीख की बात करें तो कर्क राशि के अंतर्गत चंद्रमा लाभ भाव पर दृष्टि भी रहेगी, ज्ञान भाव के स्वामी है। इस समय के अंतर्गत ज्ञान क्षेत्र में जो व्यक्ति एक अच्छी उन्नति, स्टूडेंट जो है उनके लिए दिन बहुत अच्छा रह सकता है। विशेष रूप से कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कोई ऐसे चैप्टर की बात करें, विषय की बात करें जो आपको बहुत समय से नहीं समझ आ रहा था, तो इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि भी आपके, अगर हम बात करते हैं तीसरी दृष्टि तो लगन पर थी, 7वीं दृष्टि अगर हम बात करें पंचम भाव पर है, और 10वीं दृष्टि की बात करें अष्टम भाव पर है। तो जो व्यक्ति रिसर्च कार्य से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति एक विषय के ऊपर शोध कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, उन्हें भी ये समय जो है विशेष रूप से लाभ देने वाला रहेगा। उनकी रिसर्च में जो है उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जो कार्य करना चाह रहे हैं उनमें विलंब से सही, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उन्हें दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के साथ बनती हुई दिखाई देगी। शनिदेव की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति भी रहती है व्यक्ति के साथ जो है। तो ये सभी स्थिति रहती है। और वहीं 25 तारीख से 27 तारीख की अगर हम बात करते हैं, वृश्चिक राशि के अंतर्गत चंद्रमा जो है भाग्य भाव के अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म के प्रति व्यक्ति का रुझान हो जाना, धार्मिक कार्यों में रुचि हो जाना, या फिर धार्मिक यात्रा, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं मंदिर वगैरह जाना, ये सारी चीजें भी जो है, चाहे पास ही के मंदिर में जाए, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है, या फिर अपने घर के अंदर ही पूजा पाठ कर लेना जो है, जो व्यक्ति डेली ना करते हो। और एक विशेष दिन की अगर हम बात करें तो मंथ में ये वाला दिन जैसे आते हैं जब नवम भाव से संबंध बनता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का धार्मिक क्रियाओं में जो है विशेष रूप से रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर चंद्र केतु एक साथ होने के कारण कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में आ जाता है और आता हुआ देखा गया है। तो यहाँ पे 25 से 27 तारीख के समय में आपको विशेष रूप से थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ी समस्या हो सकती है, और विशेष रूप से यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पे अगर हम बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, अर्थात आप हनुमान जी की आराधना करिए, आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सूर्य आराधना करिए, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं आप, और साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पिता का सम्मान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके लिए लाभकारी रहेंगी। साथ ही आपको गाय को हरा चारा प्रत्येक बुधवार को खिलाइएगा, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।